हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड रिसेंटली कवर किए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम लोग का कवर करना होगा डेंसिटी एंड प्रेशर। ओके, so let's begin our today's lecture with the syllabus what we have to read under this topic. देखिए, इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड क्या होगा, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। ये सारी वो चीजें हैं जो लगभग आप 9th में कवर कर चुके हो। उसी को थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ लेंगे। डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो बाकी का आपको दिख रहा है, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये आप लोगों को ये पूरा ब्रांच पहली बार सुनने को मिलेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो ये पूरा ब्रांच आपके लिए न्यू होगा। इस पूरे ब्रांच को हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा ब्रांच है यहां से लेकर के यहां तक, दीज आर कॉल्ड एज क्या बोल रहा है, मच एंड मोर कनेक्शंस विद द प्रीवियस चैप्टर है भी नहीं, प्रीवियस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। ये टोटली न्यू ब्रांच है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, दिस इज टोटली, ये जो पूरा जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। You know the word dynamics means? यस सर, मोशन। डायनेमिक्स का मतलब हो जाएगा कि अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। और यहां से यहां तक का ये जो टॉपिक है, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ हाइड्रोस्टेटिक। तो अगेन, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब समझ ही गए, हाइड्रो मतलब होता है पानी, मतलब, और स्टेटिक का मतलब हो गया रुका हुआ। ये सारी चीजें वो तब होगा जब लिक्विड रेस्ट में होगा, दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टेटिक। ये सारी चीजें आप तब पढ़ेंगे जब पूरा फ्लूइड मोशन में होगा, दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। और ये जो आपको जो दिख रहा है, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, दीज ऑल आर टर्म्ड एज, कितना टॉपिक, विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। यहां तक का जो टॉपिक होगा इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इतने टॉपिक को हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब रह गया स्टोक्स लॉ, पॉइज़ोली फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है, दिस इज मिसलेनियस फॉर यू ऑल, ये बियॉन्ड योर कैपेसिटी। बेसिकली ये टर्मिनल वेलोसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको यूज करने को मिलता है। इससे ये वर्ड आपको बार बार यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्टोक्स लॉ एंड पॉइज़ोली इक्वेशन ये आउट ऑफ द सिलेबस है। मैं आपको बस सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ। मेजर जो क्वेश्चन पूछने वाला जो एरिया है वो है इक्वेशन ऑफ, यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रेशर, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्कल लॉ, फ्लोटेशन या कह सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इधर से आ जाइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन, है ना। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में ही आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी। सो ये 5 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए इधर से सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को यूज करके ही कैपिलरिटी को प्रूफ करते हैं।
एंड विस्कोसिटी, आपको पता है कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो फ्लूइड में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले थे, फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना वास्ट टॉपिक है कि इसे आप इसका बिगिनिंग आप कह सकते हो कि इसे ये आपका बिगिनिंग है ना। पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स और एरोडायनेमिक्स आप कह सकते हो कि फ्लूइड के अंदर बहुत बड़े बड़े टॉपिक है या बहुत वास्ट कोर्स होता है फ्लूइड का, समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब जो होता है, पहले समझिए, पहले के केस में और अभी के केस में क्या डिफरेंस होगा। पहले के केस में आप लोग पढ़ते थे अबाउट अ पॉइंट मास, याद करिए हमारा फिजिक्स से स्टार्ट ही हुआ था पॉइंट मास के डिस्कशन से, है ना। पॉइंट मास के डिस्कशन से स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम लोग मानते थे कि इसे एक ही मास होगा जिसका साइज एक पॉइंट के बराबर होगा, या वो डायमेंशन लेस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास मास होगा, है ना। हम लोग इनिशियली रॉड को भी मानते थे कि इसके पास कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग मानते थे कि कोई मास नहीं है, पुली मान लेते थे कि कोई मास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक होता था, उस ब्लॉक के पास एक मास होता था या बॉल होता था वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या बोल सकते हो कि रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी इज नथिंग बट योर सॉलिड, रिजिड बॉडी, है ना। तो रिजिड बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जब भी कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, तो इस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मोशन सिमिलर होता था, है ना। अगर आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, रिजिड बॉडी का मतलब क्या, सॉलिड हो गया, तो इसके हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल का मोशन सिमिलर होता था। अगर ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टडी करना आसान था, स्टडी करना आसान था, क्योंकि जब भी हम लोग फोर्स लगाते थे, आप किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर लीजिए, जो इसका मोशन का प्रॉपर्टी होगा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा, वही एक्सेलरेशन इस पूरे बॉडी का, इस पूरे सॉलिड का होता था, है ना। तो दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डायमेंशन चेंज नहीं होता था, इसलिए हमारे लिए ये सारे टॉपिक आसान थे। फ्लूइड में क्या हो जाता है, फ्लूइड में जो आपके मॉलिक्यूल्स है ये अब टाइटली बाउंड नहीं है। अब आपके पास जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास टाइटली बाउंड नहीं है, दे आर फ्री टू मूव। अगर आपने इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर आपने इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि अपर लिक्विड स्लाइड कर जाए, लोअर लिक्विड बाद में स्लाइड करे। इन दोनों, इन सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन अलग अलग हो सकता है। आप इमेजिन करिए, आप जिस रूम में बैठे हुए, अगर आपने यहाँ पर होली का दिन आने वाला है, आप एक गुलाल उड़ा दिए, है ना, अबीर। अब उस अबीर के छोटे छोटे पानी, मैंने गुलाल इसलिए बोला क्योंकि उसका कलर आपको विजिबल होता है, अभी आपको हवा नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे ही आप गुलाल उड़ाएंगे तो आपके उसके पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करिए कि उस गुलाल के वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कैन यू प्रेडिक्ट द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। क्या आप उसके एक एक एटम के, एक एक मॉलिक्यूल के मोशन को आप इमेजिन कर पाएंगे। क्या आप उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हाँ टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इस मॉलिक्यूल का पोजीशन v इंटू टी होगा, इस मॉलिक्यूल का पोजीशन यहाँ पर होगा, इस मॉलिक्यूल का पोजीशन यहाँ पर होगा। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग नहीं जानते हैं। दैट्स वाई फ्लूइड आप हमारे लिए, एक्चुअली फ्लूइड ब्रांच बहुत टफ, पर हम लोग इस टफ लेवल पर जाएंगे नहीं। हम लोग का एलिमेंट्री फिजिक्स है, बहुत ही बेसिक लेवल पर आते हैं। तो हम लोग जो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, ये कुछ एजम्पशंस के साथ पढ़ने वाले हैं। कुछ एजम्पशंस यही होगा कि से हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स के अलग अलग डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, इनके ब्राउनियन मोशन पर नहीं जाएंगे। यू नो डैट की से जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं या गैस के जो पार्टिकल होते हैं, ये
ब्राउनियन मोशन करते हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि किस पाथ को वो फॉलो करने वाले हैं, तो हम लोग उस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे। हमारा एजम्पशन यही होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे के सारे अरेंज्ड है, इस तरह से अरेंज है जैसे कि एक सिक्कर, जैसे ये चेन होता है ना, ये चेन की तरह अरेंज है कि अगर आप सामने वाले को अगर खींचते हो तो इसके पीछे पीछे ये सारे के सारे जो कड़ियां हैं ये इसके साथ खींचते हुए चली आएंगी, है ना। तो फ्लूइड में अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, हम लोग रिजिड बॉडी से बाहर निकल चुके हैं, पॉइंट मास से बाहर निकल चुके हैं। फ्लूइड में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूलर लेवल का स्टडी करेंगे, है ना। So that's why fluid is important. Second reason is कि fluid आपके चारों तरफ, विदाउट फ्लूइड यू कैन नॉट लिव। जल ही जीवन है ना। सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे, तो सांस लेंगे तो भी फ्लूइड है, पानी पिएंगे तो भी फ्लूइड है। आप गाड़ी लेकर के अगर रोड पर निकलते हो, हाई स्पीड से मूव करते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर लगता है हवा का, दैट इज ड्यू टू द फ्लूइड। गाड़ी का डिजाइन एरोडायनेमिक होता है ना। पहले का गाड़ी का डिजाइन ऐसा होता था, एकदम डब्बा की तरह। अब जो गाड़ी का डिजाइन होता है ये ऐसा होता है ना। अब के गाड़ियों का डिजाइन एरोडायनेमिक होने लगा है, क्योंकि लोग समझ गए कि सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब बिल्डिंग डिजाइन करते हो ना, घर डिजाइन करते हो, तो भी फ्लूइड उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक फ्लूइड के वजह से भी बिल्डिंग के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि वो बिल्डिंग बेंड हो सकता है, वो बिल्डिंग टूट सकता है ड्यू टू द एयर प्रेशर। तो जब आप बिल्डिंग को डिजाइन करते हो तो भी आप फ्लूइड के प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। पहला मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है ना। आप बोतल के अंदर पानी फिल कर दीजिए, बोतल के अंदर आपने पानी फिल कर दिया। आप अगर यहाँ पर इसमें होल करेंगे तो पानी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर आपने यहाँ पर होल किया, पानी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। आपने कुछ यहाँ पर होल किया, पानी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? दैट आर द प्रेशर। अलग अलग लेवल पर पानी का प्रेशर अलग अलग है, इसलिए इनका अलग अलग पाथ ट्रेवल है, अलग अलग इनका पाथ है, अलग अलग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा कि फ्लूइड के मदद से हम लोग बड़े बड़े क्रेन या बड़े बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिफ्ट अप कर पाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, एनीथिंग। इस समय हाइड्रोलिक का इतना यूज हो गया है, आप डंपर में, ट्रैक्टर के टेलर में हाइड्रोलिक के बारे में पढ़ते हो। दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ ना। आप भी डिजाइन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल कि अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर में प्रेशर चेंज करते हैं तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली चेंज होगा। बस इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और हम लोग बना देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ से आप फोर्स लगाइए इनपुट, और यहाँ से फोर्स मिल जाएगा आपको आउटपुट, है ना। इतने बड़े बड़े गाड़ियों को रोकने के लिए, मदद करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। आपके स्टीयरिंग घुमाने के लिए अब कितना आसान हो गया है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आने लगा है कि इजीली आप एक हाथ से किसी भी स्टीयरिंग को, कितना भी हेवी व्हीकल है उसके स्टीयरिंग को आप इजीली टर्न अप कर सकते हो। दैट ऑल आर ड्यू टू द पास्कल लॉ। बड़े बड़े कंपनियों में जो मशीनरी इस्तेमाल करता है, प्रेस मशीन जिसको कहा जाता है, गाड़ियों का जो बोनट है या फिर आप कोई भी सीट को आप डिफॉर्म करना चाहते हो तो आपको चाहिए होगा एक प्रेस मशीन। प्रेस मशीन में क्या होता है? प्रेस मशीन में एक ऐसा रैम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये रॉड टाइप का स्ट्रक्चर, एंड इट कैन ऑसिलेट अप एंड डाउन, इट कैन ऑसिलेट। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि बड़ा सा हथौड़ा है,
आपके पास एक हथौड़ा होगा जिसको आप बायोलॉजिकल मैकेनिकल मीन से आप उसको ऊपर उठाते हो और हिट करते हो। यहाँ पर उसी हथौड़े का साइज 1500 टन होगा, 2000 टन का हथौड़ा होगा, और उसको लिफ्ट करना और नीचे ड्रॉप करने का काम हाइड्रोलिक का होगा, मतलब फ्लूइड का होगा। ठीक है, सो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको पता ही होगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही है जिसके कारण कि आप बड़े बड़े जहाजों को आप पानी में फ्लोट करा पाते हो, है ना। एंड दैट इज द मेजर मीन्स आज के दुनिया में सबसे बड़ा, जो अगर आपके पास एक जगह से दूसरे जगह किसी प्रोडक्ट को ले करके जाना है तो यू हैव ओनली वन चॉइस इज वाटरवेज, है ना। इतने बड़े बड़े शिप आप बना सकते हो और आप कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। दैट इज बाय द शिपमेंट। और शिप के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। दैट इज उसी के अंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लोटेशन। बात करते हैं बर्नौली का। बर्नौली प्रिंसिपल का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको मैं क्या बताऊं। बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जिसको आप बर्नौली प्रिंसिपल के द्वारा एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सबसे मेजर वन इज फ्लाइट। आप जितने भी जहाजें आप लोग उड़ाते हैं, आज के डेट में जितनी भी जहाजें उड़ रही हैं, ये सारा जहाज के पीछे का जो रीजन है, जो प्रिंसिपल है, वो एक ही है, और वो है बर्नौली प्रिंसिपल, है ना। सारे जहाज के लिफ्ट अपलिफ्ट फोर्स, इन सब के पीछे का जो प्रिंसिपल वर्क करता है दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। तूफान के दिनों में हमारा जो घर है, घर का रूफ ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौली प्रिंसिपल। ये एक रिवोल्यूशन था, बर्नौली के द्वारा दिया गया यह थ्योरम। ठीक है। सिमिलरली आप आते हैं सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन का ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे पानी अगर आपके सरफेस पर गिरा हुआ है एंड आपने एक प्लेट लाया और उसके ऊपर रख दिया, अब अगेन उस प्लेट को जरा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करो, यू विल नीड टू अप्लाई मोर फोर्स देन द वेट ऑफ दैट प्लेट। उस प्लेट का जितना वेट है उससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ता है उस पूरे प्लेट को ऊपर उठाने में। द रीजन बिहाइंड दैट इज सरफेस टेंशन। हम लोग सोप इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए, साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सरफेस टेंशन। गरम खाना हमें अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठंडा खाना नहीं लगता है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सरफेस टेंशन। ठीक है। बैरोमेट्रिक डिजाइन, बैरोमीटर का डिजाइन हम लोग कैपिलरिटी के सिद्धांत पर, कैपिलरिटी को यूज करके एक डिवाइस बनाते हैं जिससे कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सके। दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी, है ना। आप बॉटल में से आप छोटा सा स्ट्रॉ लगा करके आप जूस पी सकते हो, ड्रिंक ले सकते हो, दैट इज ड्यू टू द कैपिलरिटी। ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कारण ही हम लोग गाड़ी के इंजन में मोबिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो विस्कोसिटी इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So there are lot of the phenomena around you can be explained by this topic, fluid mechanics. It's very interesting topic. ठीक है। So let's begin our today's first lecture of fluid mechanics. किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। Anyone has problem regarding this topic? No. So let's move ahead. फ्लूइड को सबसे पहले अगर अपने को फ्लूइड के बारे में पढ़ना है तो फ्लूइड को डिफाइन करना चाहिए। फ्लूइड होता किस, कहते किसको है, फ्लूइड कितने तरह का हो सकता है, एंड व्हाट आर द ब्रांचेज वी हैव टू स्टडी, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स। लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट फ्लूइड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? मैंने बोला था कि अगर आप रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो इट विल ट्रांसलेट, इट विल मूव। ठीक है। बट फ्लूइड के केस में क्या है कि अगर आप फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इट विल फ्लो, डिफॉर्म हो जाएगा ये, है ना। सो फ्लूइड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं
those substance which flows under the action of external force बिल्कुल नहीं. We cannot say that the fluid is a perfectly elastic matter. So those substances which flows under the action of external force, और एक्सटर्नल फोर्स की जगह आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हो शियर स्ट्रेस. are called fluid. बिल्कुल नहीं. There is a no permanent deformation term used for this fluid, है ना. आपको पता है कि फ्लूइड को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है. तो कोई तो डिफॉर्मेशन वाली तो बात आई ही नहीं ना इसके अंदर. ठीक है. हाँ बोलो उज्जवल. सर मतलब एक बाल्टी में पानी ले लिए, ठीक है. ईटा से मतलब उसमें एक मान लीजिए पत्थर चाहे ईटा डाले हाँ. तो पानी दबेगा ना. पानी दबेगा कि पानी हट के वहां से ऊपर आ जाएगा. तो वही वहां से शेप उसका चेंज हुआ ना, वहां से तो हट जाएगा. परमानेंटली डिफॉर्म हो गया क्या वो? नहीं वही तो आप फिर ईटा जब निकाल लीजिए deformation- फिर वहीं पर हो जाएगा. तो हाँ वही तो जब हम फोर्स को वापस ले लिए फिर से वो अपना शेप को रिगेन कर लिया. नहीं, ईटा का डालना इज नॉट अ डिफॉर्मिंग फोर्स. ईटा का डालना इज नॉट अ डिफॉर्मिंग फोर्स. और अगर आप लिक्विड पर टेंसाइल फोर्स लगा दिए तो कुछ डिफॉर्मिंग नहीं फोर्स होगा. तो वो नहीं है ना. ओके. आर्यन शियर स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि से अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये फ्लूइड है. दीज आर द लेयर ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है. ये मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड के, और आपने जब इस पर फोर्स लगाया, आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो इट विल फ्लो. जस्ट इट विल फ्लो. तो ये जो फोर्स है दिस फोर्स विल प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस. ये अगर फ्लूइड का लिक्विड का ये अगर टोटल सरफेस एरिया है तो ये फोर्स इस पर क्या कहलाएगा? शियर स्ट्रेस ही तो कहलाएगा. नहीं, तो आप इसको एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए या आप कह लीजिए इसका शियर स्ट्रेस. देखिए वैसे फ्लूइड के अंदर शियर स्ट्रेस होता नहीं है. फ्लूइड के अंदर शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाम की कोई चीज नहीं है कि आप इस पर फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स और फिर ये इसको अपोज करेगा. ऐसा है नहीं, है ना. तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जैसे ही आप इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे इट विल जस्ट फ्लो, इट विल नॉट अपोज टू द एक्सटर्नल फोर्स. देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ये सब चीजें क्या था? दीज ऑल आर द रीस्टोरिंग फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स था वो, है ना. यंग्स मॉडुलस किस चीज को रेजिस्ट करता था? लीनियर एक्सपेंशन को. यंग्स मॉडुलस किसके वजह से आता था? लीनियर एक्सपेंशन के वजह से, है ना. ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके वजह से आता था? ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ टॉप सरफेस.
फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये इसको अपोज करता था, रेजिस्ट करता था, नहीं चाहता था इसके मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ स्लाइड हो, नहीं चाहता था। इसके वजह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता था। करेक्ट। बल्क मॉडुलस क्यों आता था? क्योंकि वो अपने अंदर कंप्रेशन नहीं चाहता था। ओके, तो यहां पर जब आप फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स लगाते हो, आप इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो इट विल नॉट सस्टेन, ये अपोज नहीं करता, इट विल जस्ट फ्लो, इट विल फ्लो। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड लिक्विड जैसा होता है क्या? अंकित, फ्लूइड दो तरह का होता है ना? द गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड कॉमनली नोन एज, एक साथ में इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, कॉमनली नोन एज फ्लूइड। ठीक है, ठीक है अंकित। इसमें फ्लूइड में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही नहीं है, गैस भी तो है। आप गैस के ऊपर भी अगर आपने फोर्स लगाया, इट कैन ऑल्सो फ्लो, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, पर सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। जब भी आप किसी भी लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, सो ये फ्लो कर जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा। और जो सब्सटेंस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट के अंदर फ्लो कर गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, फ्लूइड है। जब भी हम लोग बात लिक्विड की करेंगे, तो लिक्विड का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? वाटर या ऑयल। मोस्टली हम लोग इन्हीं दो चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, लिक्विड का मतलब वाटर और ऑयल। आपके दिमाग में यही दो चीजें आना चाहिए, या तो फ्लूइड के मतलब लिक्विड के केस में या तो हम लोग वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं या ऑयल के बारे में। हमारा मोस्टली जो डिस्कशन होता है वो वाटर के अराउंड ही होता है। एक्सेप्शनल केस में मतलब क्वेश्चन को वेरिएशन देने के लिए हम लोग ऑयल का डेंसिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग वाटर के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और गैस के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे नहीं। ये पूरा टॉपिक में हम लोग लिक्विड के अराउंड ही सराउंडेड होंगे पूरे टॉपिक में। गैस के बारे में स्टडी हम लोग पढ़े करेंगे केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना? तो गैस के बारे में अभी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। और होल स्टडी विल बी सराउंडेड अराउंड लिक्विड, और लिक्विड में भी खास करके दो तरह का लिक्विड, वाटर एंड ऑयल। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करेंगे। देखिए फ्लूइड का कुछ प्रॉपर्टी होता है। एक तो आप फ्लूइड के ऊपर जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाता है, यू नो, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग एजम्पशन करेंगे कि वी विल डील विथ आइडियल फ्लूइड, है ना? वी विल इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर we will deal with ideal fluid, ideal fluid, ideal fluid। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या हो जाता है? व्हाट आर द आइडियल फ्लूइड? देखिए हमारा आइडियल फ्लूइड से कहने का मतलब ये है, आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी ये है, आप कह सकते हो मोर और लेस, कि मेरा कहने का मतलब होगा कि फ्लूइड विल बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड will be incompressible, incompressible। फ्लूइड को हम लोग कंप्रेस नहीं करेंगे, है ना? तो फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। देखिए कंप्रेस करने की वजह से क्या हो जाएगा? इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि डी रो बाय
dx और d rho by dt will be 0। ना तो टाइम के साथ ना तो पोजीशन के साथ इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। सेकंड में वही है, इट्स डेंसिटी will be constant। हाँ, अगर किसी केस में अगर डेंसिटी को वेरी करा दिया गया, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कभी कभी डेंसिटी को वेरी करा दिया जाता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है डेंसिटी के बारे में, सो आपको यही मानना है कि डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होने वाला है। डी रो बाई डी एक्स और डी रो बाई डी टी विल बी कांस्टेंट। And a third assumption will be no viscosity, non viscous fluid। इसको हम लोग कहते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। अब विस्कोसिटी को आप मान सकते हो सॉलिड के दो सरफेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन की तरह ही है विस्कोसिटी। बेसिकली एक फ्लूइड का जो लेयर होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्लाइड करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्लाइड करता है। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, है ना। तो हम लोग मानेंगे कि फिलहाल ऐसा कोई विस्कोसिटी वगैरह कुछ नहीं होगा, जो हमारा फ्लूइड होगा एकदम बिल्कुल ही नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो डीलिंग करने वाले हैं, जो भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें हम लोग पहले से भी आपको बता देता हूं कि इन सारी चीजों के ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करना है कि इसका डेंसिटी वेरी कर जाएगा, विस्कोसिटी लग जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यहाँ पर किसी को दिक्कत है? नो। नो सर। ठीक है, देखिए फ्लूइड को हम लोग मोस्टली दो ब्रांच में स्टडी करेंगे, दो ब्रांच में डील करते हैं, है ना। फ्लूइड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक। सो हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स in which it is the branch of fluid mechanics in which we study about fluid when fluid is at rest। द वर्ड एस्टेटिक से ही मतलब समझ में आ जा रहा है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो हम लोग इसके बारे में इस हाइड्रोस्टैटिक में क्या पढ़ने वाले हैं? जब फ्लूइड हमारा रेस्ट पर होगा उस समय इसका प्रेशर या इसका डेंसिटी वगैरह वगैरह जो कुछ भी हम लोग स्टडी करेंगे, वॉट एवर द प्रॉपर्टीज वी वांट टू डिस्कस, जब फ्लूइड रेस्ट में होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो दूसरा ब्रांच होगा दैट विल बी द हाइड्रोडायनेमिक्स।
अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर ही आपका मैनोमीटर, यूट्यूबमीटर, बैरोमीटर, ये सब कुछ आ जाएगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो दूसरा होगा आप इसमें पढ़ोगे पास्कल लॉ, जो इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि पास्कल लॉ क्या है, उसके अंदर हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं। एंड आप पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब आप हाइड्रोस्टेटिक के अंडर स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, तो अगेन इसका भी डिफिनेशन यही होगा, इट इज ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, branch of fluid mechanics in which we study about the fluid when it flows, when it flows। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आने वाला है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और जो दूसरा होगा वो होगा बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ये दो कंसेप्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अंडर द हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टेटिक से, है ना। वी विल डील्स विथ फर्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, है ना। और फ्लूइड में जब कह रहा हूं तो फ्लूइड का मतलब आप ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड। हम लोग फिलहाल गैस के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। व्हेन आई एम सेड इट इज फ्लूइड, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड, नॉट अबाउट द गैस। जब गैस के बारे में बताना होगा तो हम उसको बता देंगे कि दिस इज अबाउट द गैस। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। और लिक्विड में स्पेशली वाटर के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े इसमें। यस सर। आर्यन, आयुष, अंकित, आदित्य, अविनाश, चलिए या रुकनुद्दीन गो है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डेंसिटी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर, हाइड्रोस्टेटिक के अंदर फर्स्ट वन विल बी द डेंसिटी। तो यू नो अबाउट डेंसिटी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। डेंसिटी क्या होता है? सर थोड़ा पीछे चलिए। ये
हो गया? यस डन। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? देखिए कोई भी जरूरी नहीं कि ये फ्लूइड के बारे में ही है, पर डेंसिटी का बेसिक मतलब यही होता है, दिस इज रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास, the ratio of mass and volume occupied, volume occupied। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है और उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का मास कितना होगा, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो जनरली डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे, किसी किसी बुक में डी से डिनोट किया जाता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिसको जो सुटेबल लगे आप यूज कर सकते हो, बट आई विल डिनोटेड इट बाय रो। तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय रो, इसको रो कहेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑक्युपाइड। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड का मतलब ये हो गया कि लिक्विड, अगर मैं बात फ्लूइड की कर रहा हूं तो फ्लूइड ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने फ्लूइड भर दिया, इस कंटेनर के अंदर आपने फ्लूइड रख दिया, है ना। लेट्स से कि आपने इसके अंदर भर दिया फ्लूइड, तो इस कंटेनर का कंटेन करने की कैपेसिटी अलग है। हो सकता है कि ये 20 लीटर का पानी रख सकता हूं, पर मुझे 20 लीटर से मतलब नहीं है, ये वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड किया मुझे इससे मतलब होता है ना। दिस इज द हाइट, या ये जो सरफेस है, ये जो हाइट है, हमें इस इतने दूर से मतलब है, हमें इस वॉल्यूम से मतलब है, दिस इज द वॉल्यूम, है ना। हमें इसके टोटल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है कि इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। नहीं तो पता चला कि आपके पास एक 10,000 लीटर का टैंक है, पानी उसमें 1000 लीटर रखे हैं, तो हमें 10,000 से क्या मतलब है, हमें मतलब उससे है कि उसके अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसने वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया हुआ है, उसने वॉल्यूम कितना कवर किया हुआ है। So this is rho is equal to mass upon volume, and mass का यूनिट जो होता है वो होता है kg, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब। डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी kg मीटर क्यूब, है ना। सो मैं यहां से लिख सकता हूं, पहले तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसमें ऑक्युपाइड इज इंपॉर्टेंट वर्ड, कितना जगह उसने चेक करके रखा है, कितना वॉल्यूम एक्वायर किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI unit of density is what? kg per meter cube, kg per meter cube, while जो CGS यूनिट जो होगा, CGS unit that will be gram per सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, है ना, कभी कभी जो सेंटीमीटर क्यूब है
that is also known as what? Cc. है ना? C for cubic, और ये है सेंटीमीटर। अगर आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि दिस सीसी इज एनीथिंग रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल, बाइक, क्या अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वही सीसी है जो आप लोग बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में सुनते आते हो या सुनते हो हमेशा कि 1100 सीसी का इंजन है, 100 सीसी का बाइक है, 200 सीसी का बाइक है। तो यस, दैट इज सीसी। यही वो सीसी है जिसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो कई बार सेंटीमीटर क्यूब ना लिख करके सीसी लिख दिया जाता है ना। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पानी है 1000 सीसी का, इसका मतलब ये नहीं है कि से ये मैं उसका परफॉर्मेंस, मैं इंजन के बारे में बता रहा हूँ, अच्छा उसे पानी का पावर होगा 1000 सीसी, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब यही हो जाता है कि ये सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस ऑफ बाइक, ये वही चीज है। तो कई बार ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ना देकर के ग्राम पर सीसी दे देगा, तो बोथ आर सेम। ओके, सो केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। दैट इज द सीरियस यूनिट ऑफ डेंसिटी। डायमेंशन, ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ अगर डेंसिटी हमसे पूछा जाएगा तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? मास का डेंसिटी हो जाएगा m और वॉल्यूम का हो जाएगा m और -3। टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी, नोट करके लिख लीजिए। नोट अगर नहीं होगा, नहीं दिया होगा तो भी आपको ये याद होना चाहिए। वो क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर is 1000 kg पर मीटर क्यूब, या कह सकते हो और 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। और ये इसके लिए भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। ये जो डेंसिटी है ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जब वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है ना। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर और 30 डिग्री सेल्सियस पर, वो अपन लोग देखेंगे कि डेंसिटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है। बट ये अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो आपको सिंपली एक ही चीज इस्तेमाल करना है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। नो इफ एंड बट, कोई इसमें क्वेश्चनिंग नहीं 4 डिग्री पर क्यों लेते हैं, हमारा घर में तो टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है। नो, आपको 4 डिग्री ही कंसीडर करना है डेंसिटी और 1 ग्राम पर सीसी। इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़े? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है इसमें? टेम्परेचर में 4 डिग्री ना दिया रहे तो ले सकते हैं वाटर का डेंसिटी। टेम्परेचर अगर आपको या तो ये दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा तो भी समटाइम्स ऐसा बोला जाता है कि कंसीडर द
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg per meter cube। इससे घबराने की बात नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होगा। और अगर नहीं भी दिया होगा 4 डिग्री सेल्सियस तो आपको यही मानना है कि वाटर का जो डेंसिटी होगा दैट विल बी 1000 kg per meter cube। ओके, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यही होगा सब जगह। दूसरा जो यूनिट है जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है कि वॉल्यूम के केस में, और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, या रिवर्स कहें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। बस इसी को रिवर्स कर दिया। या मैं कहूं कि 1 mm क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी 1 मिलीलीटर। अगर मीटर क्यूब को मैं mm में बदल दूंगा तो दैट विल बी 10⁻⁶, है ना। जो थर्ड होगा इसी में मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1 mm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो ये कुछ वॉल्यूम के रिगार्डिंग आपके यूनिट कन्वर्जन है। हो सकता है कि कभी आपको वॉल्यूम ना दे करके लीटर के टर्म्स में दे दे, तो आप उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 1000। दैट इज अबाउट द वॉल्यूम। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये वेरिएशन होता है। ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि हो सकता है कि आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में मिल जाए, है ना। हो सकता है कि आपके पास जो वॉल्यूम हो वो आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में मिले, कि आपके पास 1000 सीसी पानी है, इसका वजन कितना होगा, इसका मास कितना हो जाएगा। यू हैव 1 ग्राम पर सीसी। आप इसको जब 1 ग्राम सीसी से गुना कर देंगे तो आपके पास इसका जो वजन आएगा दैट विल बी 1000 ग्राम, या कह सकते हो कि 1 kg ऑफ मास। तो कुछ भी दिया जा सकता है। हाँ अमन बोलो ना। सर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ml होता है, आप वहाँ 1 मिलीमीटर का क्यूब लिखे हैं। अच्छा 1 सीसी, सॉरी, अच्छा, करेक्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज नॉट mm, एक्चुअली इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़े, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी के हम लोग दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो डेंसिटी फ्लूइड का थ्रू आउट ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए डेंसिटी जो होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है। देखिए वैसे तो हम लोग पूरे फ्लूइड में ये मानेंगे कि हमारा डेंसिटी वेरी नहीं करेगा, पूरे फ्लूइड में हम लोग यही मानने वाले हैं कि हमारा डेंसिटी वेरी नहीं करने वाला है। पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन सिर्फ डेंसिटी के बारे में पूछ दिया गया कि व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दैट विल इंक्रीज द
इसका लीनियर डायमेंशन इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है ना। सो एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, as increase in temperature, the volume of fluid increases. ये तो आप लोग जानते हो पहले से ही, है ना। PV इज इक्वल टू nRT। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लूइड का वॉल्यूम, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। दैट वाज फॉर द फ्लूइड, दैट वाज फॉर गैस। लेकिन जब मैं लिक्विड की बात करूंगा तो किसी भी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी टेम्परेचर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है दैट डेल्टा V इज इक्वल टू, याद करिए हम लोग लीनियर डायमेंशन में लिए अल्फा इंटू डेल्टा टी इस्तेमाल करते थे। यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे V0 इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, गामा इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर जो गामा है दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। और डेल्टा टी ऑब्वियसली दैट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, और V0 क्या है यहाँ पर, दैट V0 इज इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो सॉलिड में भी होता है। तो फॉर सॉलिड के लिए, जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये जो कोफिशिएंट है गामा इज इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू अल्फा। ये याद रखिए, सॉलिड के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। गामा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। सो बैक टू द टॉपिक, डेल्टा V इज इक्वल टू V0 gamma into delta T. Now we can write that delta V is nothing but V minus V0 is equal to V0 gamma into delta T. मैं यहां से लिख सकता हूं the volume of fluid at any temperature is equal to V0 1 plus gamma into delta T, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या कह सकते हो फ्लूइड एट एनी टेम्परेचर T। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से मास तो चेंज होने वाला है नहीं, मास तो आपका जो पहले था वो वही रह गया, है ना। पर वॉल्यूम आपका जरूर चेंज हो गया। इस वॉल्यूम के, इस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो वॉल्यूम में चेंजेस आया, हम इस कह सकते हैं कि इसके वजह से जो आपका डेंसिटी होगा ये भी वेरी कर जाएगा, जो आपका डेंसिटी होगा ये भी अलग अलग हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड इट कि जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू डेंसिटी। सो सिंस वी कैन से दैट द रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम V0, ये पहले का डेंसिटी था, लेट्स टर्म इट एज ए रो नॉट। बाद वाला जो डेंसिटी होगा दैट रो, न्यू रो, इसको मैं लिख सकता हूं मास तो वही रह जाएगा, बस
ये जो वॉल्यूम हो जाएगा दिस विल बी द V, इक्वेशन नंबर 2। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए तो हमारे पास मिल जाएगा रो डिवाइडेड बाई रो नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए V ऊपर चला जाएगा, V नॉट नीचे आ जाएगा। क्या कोई समस्या? V नॉट ऊपर चला जाएगा और V नीचे आ जाएगा, और V के जगह पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन V नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। V नॉट काट दीजिए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी होल रेज टू पावर माइनस ऑफ 1, होल रेज टू पावर माइनस ऑफ 1, करेक्ट। बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूं यहां से दैट रो इज इक्वल टू रो नॉट। याद करिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता था 1 प्लस n इंटू एक्स, ये होता था। तो यहां पर x के जगह पर क्या है, गामा इंटू डेल्टा टी, और n के जगह पर क्या है, -1, तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ये कहां से आ गया, ये बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। दिस विल बी द न्यू डेंसिटी आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। हाँ जी, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है किसी भी कैलकुलेशन में, कहां से कौन सा कैसे आ गया? आगे बढ़ूं? हेलो, यस सर। यस सर। चलो हम लोग स्टार्ट किए थे 24 लोगों से, अब बच गए हम लोग कितने, 19। 19। धीरे धीरे और कौन कौन गायब होगा, चलिए कोई बात सब गामा टाइमर इक्वल सेट टू रहता है 3 सर। अल्फा कैसे होता है सर? नहीं। हाँ गामा इक्वल टू 3 अल्फा, हाँ, कैसे होता ये है? कैसे होता मैंने उसमें पढ़ाया था वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा एल, ऐसा कुछ होता है, डेल्टा वी बाई वी, है? यही था ना? यस सर। आप यहाँ पर जब वॉल्यूम पुट करिएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी यस नॉट। सर, आ जाएगा सर। ऐसे ही एक एरिया एक्सपेंशन का भी होता है। एरिया एक्सपेंशन में बीटा का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। दिस इज द एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी।
तो इसके बारे में अभी नहीं डिस्कशन करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये तो हो गया टेम्परेचर के वजह से डेंसिटी में वेरिएशन। क्या प्रेशर के वजह से भी डेंसिटी में वेरिएशन आता है? तो यस, बिल्कुल आता है। मैंने बोला था, या आप लोग इतना बेसिक नॉलेज तो रखे ही होंगे कि लिक्विड के अंदर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, नीचे की तरफ आप जाते हैं लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो प्रेशर बढ़ते जाता है। इस प्रेशर के बढ़ने के वजह से इस फ्लूइड के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है, या कह सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, और जब प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, जिसी को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते थे, है ना। तो सिंस वी नो दैट कि बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू क्या हो जाता था, दैट वाज चेंज इन प्रेशर, या कह सकते हो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। माइनस साइन शोज द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एंड वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, के का वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये प्रेशर चेंज हो जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा, दैट डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू पीवी डिवाइडेड बाई के, पीवी डिवाइडेड बाई के। आई लीव हियर नेगेटिव साइन बिकॉज वी नो दैट कि जो के का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आने वाला है। तो जो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पीवी डिवाइडेड बाई के। या मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट मान लेता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि वी माइनस वी नॉट विल बी इक्वल्स टू पीवी डिवाइडेड बाई के, पीवी डिवाइडेड बाई के। या मैं लिख सकता हूं कि वी विल बी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस पी बाई के, और P के जगह पर आप चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हो कि V नॉट इंटू 1 प्लस डेल्टा P बाई के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगेन अब आप समझ गए हो कि मुझे करना क्या है। फिर से वही चीज पुराना वाला, अगर रो नॉट इज इक्वल टू लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मास बाई वॉल्यूम V नॉट, और नया डेंसिटी that will be rho will be equals to mass upon volume V, equation 1 and equation 2। so equation 2 divided by equation 1 कर देंगे, है ना। जब हम लोग equation 2 divided by equation 1 कर देंगे, 2 divided by equation 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, रो डिवाइडेड बाई रो नॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाई वी नॉट, क्या गलत बोल दी क्या, यस, V नॉट डिवाइडेड बाई V। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए, दैट रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई V के जगह पर लिख सकते हैं V नॉट इंटू 1 प्लस डेल्टा P या P डिवाइडेड बाई के। V नॉट काट दीजिए। सो अगेन फिर से ये टेम्परेचर जैसा ही माहौल बन गया, देख लो। यहां से मैं लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाई के होल रेज टू पावर माइनस ऑफ 1। तो अगेन क्या करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल कर देते हैं।
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस्तेमाल करेंगे तो रो इज इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई के। ठीक है। अच्छा 1 बाई के को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी भी कहते थे ना। यस सर। तो हम लोग हाँ, यहाँ पर 1 बाई के को कंप्रेसिबिलिटी भी लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा के। अच्छा ये पहले तो यहां पर ये भी लिख लीजिए यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। नहीं तो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये आता कहां से है, आखिर प्लस से माइनस क्यों कर दिया। बेसिकली ये आया है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ओके 1 बाई के को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं यहां से रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस, अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी को सी लिखूं, सी इंटू डेल्टा पी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। तो यहां पर जो सी का वैल्यू होगा डेट इज सी क्या है दिस इज 1 बाई के, और इसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा इसका ग्राफ आप समझ रहे हो कि ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा विथ निगेटिव स्लोप। यस और नो? जो ग्राफ होगा डेंसिटी का वर्सेस डेंसिटी वर्सेस प्रेशर, तो आप लीनियर ग्राफ बनाएंगे किसी भी मटेरियल के लिए जो के का होगा, बल्क मॉडुलस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। तो एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप, है ना। तो हमने दो फॉर्मूला आज पढ़ा, मतलब डेंसिटी दो चीजों के साथ वेरी कर सकता है। एक तो ये वेरी कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू योर चेंज, क्या बोलते हैं, एक टेम्परेचर के साथ, और दूसरा जो ये वेरी करेगा दूसरा ये प्रेशर के साथ। तो दो फार्मूला आपके लिए आया है, उन दो फार्मूले के आप एक साथ में लिख लीजिए एक जगह। या अगर आपके पास टेम्परेचर के साथ होगा तो हम लोग लिखेंगे रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है। और दूसरा जो होगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई के, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई के। तो एक चेंज इन टेम्परेचर के साथ है और एक चेंज इन प्रेशर के साथ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये दिस इज डेंसिटी रो एंड दिस इज, लेट से कि चाहे आप डेल्टा पी का वैल्यू ले लें या आप डेल्टा टी का वैल्यू ले लें, या तो प्रेशर ले या तो आप टेम्परेचर ले, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? निगेटिव होगा। और निगेटिव स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ आइदर रो इनटू गामा होगा फॉर डेल्टा टी, रो नॉट बाई के होगा फॉर प्रेशर, अगर डेल्टा पी इस्तेमाल करेंगे तो। जब लेट से कि मैं पी के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर चेंज इन प्रेशर 0 होगा तो रो का वैल्यू हो जाएगा रो नॉट
ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, करेक्ट ना। और जो इसका जो स्लोप होगा, दैट स्लोप का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ रो नॉट बाय के। किसके लिए, प्रेशर वाले के लिए, प्रेशर। और इसका स्लोप माइनस ऑफ गैमा इंटू रो नॉट होगा, इसके लिए, टेम्परेचर के लिए। जब हम लोग एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर रखेंगे तब। दोनों ही केस में स्लोप आपका निगेटिव ही आ रहा है, पर दोनों केस में वैल्यू अलग अलग होगा। So that is about the density. So here we will end with the density. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये ग्राफ कैसे आया, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन विथ नेगेटिव स्लोप। इसलिए इस ग्राफ का जो टाइप होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप। सो यहीं पर हम लोग आज क्लास को करते हैं खत्म। एनीवन हैज डाउट, एनी प्रॉब्लम, और शुड आई एंड दिस? बिल्कुल आयुष, कर देंगे। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी, टेक हैप्पी लाइफ केयर। अभी खत्म नहीं हो रहा है, जिंदा रहेंगे अभी बहुत दिन।